अंडा अगर आपको पानी में तैराना है तो बेसिकली आप नहीं तैरा सकते हैं। अगर आप अंडे को पानी पे तैराकर लोगों को जादू दिखाना चाहते हैं तो पहले पहले पानी में मिला ले नमक, फिर इसको बना ले नमक का घोल, यानी कि नमक के घोल पर अंडा तैर जाएगा। किसके कारण? क्योंकि उस हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द बायंसी फोर्स। बायंट फोर्स मतलब कि एक बहुत ही नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि अगर आप कहीं भी डूब रहे हैं तो उसमें डूबने से पहले आपके ऊपर थोड़ा लगता है फोर्स, जो लगेगा कि पानी आपको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो वही होता है बायंट फोर्स। मतलब कि किसी भी फ्लूइड में ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है जनरली वही होता है बायंट फोर्स। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे बता दें कि हमारी बेसिक फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसका 6वां वीडियो है। इससे पहले के 5 और वीडियो हैं जो कि YouTube पे अपलोड है, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पूरा टॉपिक इर्द गिर्द रहने वाला है पूरा बायंसी के बारे में, यानी कि पूरा इसी के बारे में रहने वाला है कि जो लिक्विड चीजें हैं उस पे सॉलिड चीजें कैसे तैर जाती हैं। जैसे कि कोई बर्फ का टुकड़ा है तो उसको पानी में डालते हैं हम लोग, तो पानी में वो कैसे तैर जाता है। और इंसान समुद्र में आराम से तैर सकता है, बल्कि छोटी छोटी नहरों या नदियों में आराम से नहीं तैर सकता। इसके पीछे के क्या रीजन है? एक ऐसा सागर जिसे लोग डेथ सी कहते हैं, उसमें लोग तैरते रहते हैं, उसमें डूबते नहीं है, चाहे उसमें आराम से लेट जाएं। उनको तैरना आता हो या ना आता हो कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो उसमें कौन सी लॉजिक, कौन सी साइंस लग रही है कि उसका नाम डेथ सी रख गया है और उसमें लोग ऐसे ही तैर जाते हैं? तो वो सब जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का टर्म है वो है बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लगता है सॉलिड पे। जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्स कराया जाता है, फुली इमर्स करा लें या फिर हम पार्शली इमर्स करा लें, जब उसमें हम इमर्स कराएंगे उस लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को, तो वो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और वो फोर्स बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम देख लीजिए बायंट फोर्स, पहले हम समझ रहे हैं बायंट फोर्स, बहुत ही स्पेलिंग मस्त है। देखिए बायंट फोर्स का एक दूसरा भी नाम होता है अपथ्रस्ट। बायंट फोर्स को ही कहते हैं हम लोग अपथ्रस्ट। हाँ, तो चलिए देखते हैं अपथ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो इसे हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसमें थोड़ा प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको प्रेशर में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक मतलब कि ये बर्तन है, इसके अंदर हमारा भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड के रूप में मान लीजिए वाटर ही है कोई, तो ये हमारे पास लिक्विड है। अब इसमें हम कोई भी सॉलिड लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है, आप मान लीजिए बस इमेजिनरी सिलेंडर है, इसको हम इसके अंदर डुबा रहे हैं। अब ये पूरा डूबा दिख रहा है, आप इसको हाफ पार्शली भी डुबा सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक, और वहीं पे जो पानी की डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी होती है वो रो लिखे ले रहे हैं हम लोग। ग्रेविटी क्या होगी? मतलब कि फोर्स होगा ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ठीक। और अगर बात करें इसके ये, तो ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसकी हाइट ये वाली है, ये जो पूरी हाइट है ये मान लीजिए हमने, देखिए ये पूरी हाइट जो है ये हमने मान ली एच, कैपिटल एच। ये किसकी हाइट हो गई? ये पूरी हाइट हो गई लिक्विड की। और जो इसमें सॉलिड हमने इमर्स कराया उसकी हाइट है स्मॉल एच। तो जब इस लिक्विड के अंदर ये हम सॉलिड इमेजिनरी सिलेंडर जब हम इसके अंदर जो है इमर्स कराएंगे तो आपको दिखेगा कि सिलेंडर जो है, अगर हम प्रेस भी करेंगे लिक्विड के अंदर और अगर वो सिलेंडर जो है ऐसे मटेरियल का बना है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। अब रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तब आप समझ लेंगे, लेकिन आपको बेसिकली इतना ध्यान में रख लेना है कि मतलब कि उस चीज का जो डेंसिटी है वो रिलेटिव मतलब वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो जब उसको हम प्रेस भी करेंगे यानी कि उस पर फोर्स प्रेशर डालेंगे। देखिए यहाँ पे पहली बात कर लें कि प्रेशर कहाँ कहाँ से लगेगा। तो प्रेशर आपको पता है, हमने बताया था कि मतलब कि कोई भी लिक्विड हो उसमें सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगता है, यानी कि इधर हॉरिजेंटल से प्रेशर लगेगा जितना P1, तो इधर से भी प्रेशर उतना ही लगेगा P1, और जितना ऊपर से प्रेशर लगेगा P,
F2 उतना ही नीचे से प्रेशर लग जाएगा P2। ठीक, तो देखिए हॉरिजेंटली जो प्रेशर होता है वो इक्वली होता है। ठीक, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन पर लगने वाला प्रेशर इक्वल होता है, तो वो जो है डिक्लेयर हो जाएगा या फिर निरस्त हो जाएगा। अब हमारे पास जो प्रेशर दो बचेंगे, ऊपर से लगने वाला प्रेशर P2 और नीचे से लगने वाला प्रेशर P1। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी लिक्विड है और उसमें चीज कोई अगर नीचे रखी हुई है, मतलब कि जितनी उसके हम डेप्थ में जाएंगे वहां पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर है वो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कि निचला जो P2 का प्रेशर है उतना ज्यादा होगा। चलिए अलग अलग मान लेते हैं इसको हम, ये हमने P1 P2 माना था, इसको P2 और P1 मान लेते हैं और ये हम कर देते हैं P डैश। ठीक, तो देखिए प्रेशर कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, जो P1 का प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा P2। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। लिक्विड से या फिर फ्लूइड्स के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला था वो हमारे पास था रो जी एच, यानी कि जितनी हम डेप्थ में जाएंगे उतना ही वहां प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो जब हम यहाँ से P2 माइनस P1 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, P2 माइनस P1 का डायरेक्टली मतलब ये है कि हम F2 माइनस F1 कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर एक फोर्स ही तो अप्लाई करता है ना। अब देखिए जो हमारे पास फोर्स था वो था क्या, यानी कि जो प्रेशर था वो क्या था, रोजियस था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे F2 माइनस F1 है। तो देखिए F क्या होता है, F बेसिकली वही होता है फोर्स। वहां पे जो फोर्स था उसका नाम पता क्या था, आपको नहीं पता होगा, चलिए बता दे रहे हैं। जो प्रेशर में फोर्स लग रहा था वो था थ्रस्ट। थ्रस्ट जनरली एक ऐसा फोर्स होता है जो कि लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है थ्रस्ट। तो इसी से बायएंड फोर्स निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर जब ऊपर की तरफ लगाएगा तो ये लगा तो हालांकि नीचे ये भी रहा है, लेकिन इसका जो है प्रेशर ज्यादा है P1 का, तो ये चीज को जो है थोड़ा ऊपर की तरफ ढकेल देता है। तो यहीं से आ जाता है बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स में बेसिकली आपको इतना ही याद रखना, फार्मूले वगैरह आपको नहीं याद रखने, क्योंकि आप अभी बेसिक सीख रहे हो, बेसिक में फार्मूले की कोई नीड नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बेसिकली हमसे ये कहता है कि जब हम किसी भी जो सॉलिड चीज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो पानी में डुबाया जाता है, अब पानी में चाहे उसको पूरा हम डुबा दें या फिर आधा अधूरा डुबाएं, मतलब कि फुली इमर्स कर दें या फिर पार्शियली इमर्स करें, तो वो जो है वो वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है, ये बताया था। दूसरे रूप में उन्होंने ये बताया कि 9th क्लास की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर कोई लिक्विड हम इमर्स कराते हैं, मतलब किसी लिक्विड में हम इमर्स कराते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होता है धरती की तरफ या फिर लगने वाले वेट फोर्स के बराबर। वेट फोर्स क्या होता है, mg, आपको पता है वेट होता क्या है। वेट जनरली ये होता है, वेट देखिए जनरली ये होता है कि मतलब कि धरती की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, W बराबर mg, ये हमने आपको बहुत बार बताया। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फुली या फिर हाफ भी इमर्स है, पार्शियली इमर्स है, तो उस पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होता है उसके लगने वाले वेट फोर्स के। ठीक, फिर उसके बाद इसी के बेस पे आए थे लॉ ऑफ फ्लोटेशन दो, तो उसमें से पहला फ्लोटेशन का लॉ ये है कि जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, यानी कि संतुलित अवस्था में, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है सॉलिड, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो रिमूव करता है, उसका जो द्रव स्थापित करता है उसका भार कितना होता है, द्रव स्थापित करने वाला भार बराबर होता है सॉलिड के भार से। मतलब सिंपली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग पानी में, जैसे कि कोई इंसान है जिसका 40 केजी वेट है, 40 केजी वेट है और वो अगर पानी में तैर रहा है, तो वो जो है 40 किलोग्राम पानी को ही अपने से अलग करेगा, तैरते हुए विस्थापित करेगा। यही मतलब कि फ्लोटेशन का पहला लॉ है, मतलब कि क्या, सॉलिड ऑब्जेक्ट रिमूव्ड लिक्विड सेम एज ऑब्जेक्ट वेट बाय सॉलिड। ठीक, जो सेकेंड लॉ था उसमें ये था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है
मतलब कि वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो तैर रहा है, और दूसरा जो लिक्विड है, दोनों का जो ग्रेविटेशन यानी कि सेंटर ऑफ बायंसी, वो वाला ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी, ग्रेविटेशन और सेंटर ऑफ बायंसी जो होते हैं वो दोनों जाके ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में मिलते हैं। मान लीजिए कोई ये यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स, यहाँ पे कोई सॉलिड है, सॉरी यहाँ पे कोई सॉलिड आ रहा है और नीचे ये लिक्विड है, तो इसका और इसका जो है क्या सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो सेम होगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी लाइन में जाके एक पास मिलेगा। ये दो लॉ थे बायंसी के। तो दूसरा जो लॉ है सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी सेम फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों के लिए सेम है, लिक्विड एंड सॉलिड, या फिर सेम क्या कह देंगे, ज्वाइन एट ए ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ये दो बायंसी के लॉ थे। अब इसके बाद हमें देख लेनी है डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी आपको हमने बहुत बार बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, बेसिकली वही होती है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है, एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी हमें देखनी है, जो कि थोड़ा नया है। नया क्या है, तो सारा पुराना ही। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए नया हो जाएगा ना, बात तो वही है। नया थोड़ी ना कुछ है, सदियों पुराना चला आ रहा है भाई पढ़ते पढ़ते। हालांकि हम लोग सदियों पुराने नहीं, लेकिन ये तो चीजें सदियों पुरानी ही ना। हाँ, तो जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, तो देखिए डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, बस यही होता है डेंसिटी। मास पता है केजी में लिखा जाता है आपको, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में। तो यहाँ से जो है डेंसिटी की यूनिट निकल के आ गई केजी मीटर क्यूब। ठीक, तो डेंसिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अधिक डेंस है, मतलब कि कितना ज्यादा घना है। जैसे कि जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी कुछ होती है, वाटर की डेंसिटी जनरली होती है हमारे पास 1 kg पर मीटर क्यूब। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होती है। जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो सी वाटर होता है यानी कि समुद्री जल, उसकी डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होती है। जो डेंसिटी यही है कि मतलब कि उसमें कितनी डेंसिटी, डेंसिटी शब्द से ये पता चल रहा है डेंस कितना है। डेंस माने होता है घना, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है आपेक्षिक घनत्व, किसी भी ऑब्जेक्ट का घनत्व, ऑब्जेक्ट डेंसिटी अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका होता है फॉर्मूला। मतलब कि अगर कोई पूछ ले रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो यही हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी डेंसिटी लिखनी है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों हम डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और होती कितनी है 1 kg पर मीटर क्यूब इतनी होती है। ठीक, तो अब इसका क्या काम है, इसका काम ये बेसिकली ये कहा जाता है कि जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या फिर जिन ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी जो है प्लस में निकल के आती है, यानी कि सिंपली मतलब ये है कि वाटर की डेंसिटी से अगर ज्यादा होगा तभी प्लस में निकल के आएगी। तो जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है उनका फ्लोटेशन करना इजिली हो जाता है, वो मतलब कि इजिली फ्लोट कर जाते हैं वाटर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसकी वजह से पहली बात तो इसमें खास बात यह है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी ऊपर है डेंसिटी नीचे है, डेंसिटी दोनों के यूनिट कट जाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और बाय द वे इसको चाहे एमकेएस प्रणाली में इसकी वैल्यू देख लें, सीजीएस में देख लें, एसआई में देख लें, सब में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो दूसरी इसकी चीज ये हो गई। और अगर हम बात करें इसको मापा काहे में जाता है, यानी कि मेजरमेंट इसको काहे में किया जाता है, तो इसका मेजरमेंट जो है किया जाता है हाइड्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। एक और चीज आपको याद रखनी है बेसिकली नॉलेज के लिए, कि समुद्र पे तैरना आसान इसलिए होता है कि जो समुद्र के पानी की डेंसिटी है वो नॉर्मल वाटर से अधिक होती है। और उसके बाद अंडे के
मतलब कि अंडा अगर आपको पानी में तैराना है तो बेसिकली आप नहीं तैरा सकते हैं। अगर आप अंडे को पानी पे तैराकर लोगों को जादू दिखाना चाहते हैं तो पहले अंडे में मिला सॉरी अंडे में नहीं, पहले पानी में मिला ले नमक, फिर उसको बना ले नमक का घोल, यानी कि नमक के घोल पर अंडा तैर जाएगा। किसके कारण? क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। नमक के घोल में अंडा तैर जाता है। क्यों तैर जाता है? क्योंकि जो उसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें, हाँ इसके बाद एक और आपको याद रखनी है कि जो दूध की शुद्धता है वो काहे में नापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता है वो नापी जाती है लैक्टोमीटर में। किसमें? लैक्टोमीटर में नापी जाती है दूध की शुद्धता। बस मतलब कि इतना ही, इसके ये जो अलग से पॉइंट नहीं है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इतने ही आपको याद रख लेने हैं। ठीक है,